हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूं। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आप लोगों को जो है रे ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का, इसका मैं रिवीजन कराऊंगा। तो आज जो है रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो है सबसे पहले जो कोशिश करेंगे वह जो होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग जो है इसमें बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीज़, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सबसे पहली बात जो है हम लोग इन जनरल अगर बात करें तो 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन 2 भाग में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और एक क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। इसमें रिफ्रैक्शन में अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन में हम लोग जो है प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस, फिर से स्लैब सिस्टम, फिर से प्रिज्म, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टडी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो है स्लैब और प्रिज्म है, ये प्लेन सरफेस का ही एक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है ना। प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को तो, और स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में हम लोग एक्चुअली किस चीज को स्टडी करते हैं, लेंस को, है ना। तो इतना हमको कवर करना है विद इन 6 और 7 डेज। तो इसमें जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये सरफेस जो है, ये सरफेस जो है, ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है y = 12/π sin πx/L, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू दी हुई है कि 0 से बड़ा x इज लेस देन और इक्वल टू L है। दिया हुआ है कि अ रे ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली बिकम्स वर्टिकल। ये बोल रहा है कि एक रे जो है, अगर हम बात करें तो एक रे है ऐसे आ रही है, किसी पॉइंट पर यहाँ पर टकराएगी, है ना। इस पॉइंट का मान लेते हैं कि यह पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, y। अब इस पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल रे जो है यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जा रही है, बोल रहा है कि वर्टिकल हो जा रही है ना। becomes vertical after reflection. The coordinates of the points where this ray will incident. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो कितना, क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट। देखो इसको जो है ऐसे, ये -x एक्सिस ऐसे कर देते हैं। एक जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पे ऐसे, है ना। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है, tan थीटा। अब यहाँ पर यह थीटा जो होगा वह कितना होगा, ध्यान से बताओ। यहाँ पर देखो, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद रखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये I है और ये जो है R है,
तो एंगल आई जो होता है वह एंगल आर के बराबर होता है, और चूंकि यह 90 डिग्री है तो यह कितना होगा 45 डिग्री के बराबर, यानी कि यह एंगल जो है दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अरे होगा कि नहीं, है ना, ये नॉर्मल लाइन है। तो देखो ये 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, ये एंगल 45, तो ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये 45 होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये 45, तो ये वाला एंगल जो होगा ये वाला कितना होगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ध्यान से देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो थीटा एंगल पर यहाँ पर मिल रही है इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट का हमको क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, और 40, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, होगा ना। सबको समझ में आ रहा है, ये वैल्यू जो है कितनी है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, तो ये थीटा भी कितना 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि tan थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, थीटा की वैल्यू जो है 45 आ गई, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि tan थीटा जो है यानी कि tan 45 डिग्री के बराबर होगा, और ये जो है ये क्या होता है स्लोप, दिस इज स्लोप, और स्लोप को और हम क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स, क्या लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो y बराबर कितना है, y बराबर यहां से लिख लेते हैं 12 बाई पाई साइन पाई एक्स बाई, तो y बराबर 12 बाई पाई साइन पाई एक्स बाई एल, यही है ना y बराबर, देख लो 12 बाई पाई साइन पाई एक्स बाई एल। अब यहां से जो है इसको हमको स्लोप निकालना है, तो हम स्लोप तो हमको मालूम है कितना है tan 45 डिग्री, बट dy बाई डी एक्स भी होता है, तो यहां पर जो है dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में करो, कल डिफ्रेंशिएट करो, तो ये कांस्टेंट 2l बाई पाई इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos पाई एक्स बाई एल इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई एल, तो एल जो है यहाँ पर कैंसिल आउट, पाई भी कैंसिल आउट, क्या आ गया 2 cos पाई एक्स, 2 cos पाई एक्स बाई एल, यही आएगा। दिस इज द dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स, होगा कि नहीं। अच्छा अब ये जो है dy बाई डी एक्स हमारे पास इतना आ गया है ना, और ये 2 पाई बाई एक्स यहां पर ध्यान से देखें तो यह किसने के बराबर है tan 45 डिग्री के बराबर, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, इसका मतलब ये हुआ कि 2 cos पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई 2, एंड दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी ये जी 2 हट जाएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पाई एक्स अपॉन एल जो होगा, मतलब ये थीटा है ना, और ये किसके बराबर आएगा cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पर पाई एक्स बराबर पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू एल बाई 3। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, P पॉइंट का हमको क्या निकालना है x, y, तो x बराबर कितना आ गया l बाई 3। अब y बराबर कितना होगा, तो y बराबर उतना दिया हुआ है 2l अपॉन पाई इंटू साइन पाई एक्स बाई एल, x की वैल्यू यहां पे रख दो तो कितना आ जाएगा 2l बाई पाई साइन पाई बाई एल
इंटू एक्स की वैल्यू l/3, l से l कैंसिल आउट, sin π/3 यानी कि ये आ जाएगा 2l इंटू √3/2, 2 कैंसिल आउट, कितना बचा √3l, यानी कि x जो है वह कितना आया l/3 और y कितना आ गया √3l। देखो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, कुछ गलत हम लोग कर रहे हैं, कहीं कैंसिल छूट रहा है क्या? देखो अच्छा ये 2l/π है, ये पाई है 2l/π, तो ये पाई तो है ना, तो √3l/π, √3l/π, तो ये होगा ऑप्शन बी। देखो ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे यूज होता है, बाकी मैथमेटिक्स है। हर जगह अगर कोई भी आपको इक्वेशन इस पैराबोलिक या जो भी दिया हुआ है, इसकी जगह पे, ये पैराबोलिक नहीं है, अगर इसकी जगह पे कोई भी इक्वेशन, कोई भी ऐसा हमको दिया हुआ हो रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसका इक्वेशन दिया हुआ हो, उसको यही करने का तरीका होता है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करता है। यहां पर चलो इस क्वेश्चन को करें। ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट ओरिजिन, ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये एक जो है मिरर रखा हुआ है, जिस ए बी मिरर है, ये ए बी मिरर है यहाँ पर, और ए का कोऑर्डिनेट जो है 0,20 है और बी का कोऑर्डिनेट 16,0 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। व्हाट विल बी द, चलो 1 मिनट का टाइम लो और जल्दी से करो, बताओ कितना होगा। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज? क्या होगा? देखो इमेज जब भी फॉर्म होता है तो इमेज जब कहाँ पे, प्लेन मिरर में कभी भी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो है इस प्लेन मिरर में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो कहाँ पे, मिरर पे, और इस लाइन को क्या करो, इसको मेजर कर लो। ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर ले लो। यहाँ पर क्या बनेगा, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन पर ही इमेज लाई करेगा। और कहाँ पे लाई करेगा, ये दोनों डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर एंड लाइन ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर। तो इस पे जो है इसी लाइन पर यह लाई करेगी। चलो यहाँ पर इसका इमेज बनाते हैं। इमेज इसका बनाएंगे तो इसका इमेज के बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेते हैं क्या चीज़। अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है, क्या है ये, थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू जो है कितना हम लिखेंगे, देखो ये डिस्टेंस कितना है 20 और ये डिस्टेंस कितना है 16, तो क्या लिख सकते हैं 20/16, यही लिखेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/4 नहीं, ये 16 नहीं है, ये 15 लेना है। दिस इज 15,0 है। ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ये जो है 15 है ना। तो यहाँ पर जो है लिख डालो, ये 15 है तो टेन थीटा, ये थीटा की वैल्यू लिख डालो, कितना होगा 20/15, तो कितना होगा 4/3, यानी कि 4/3, और 4/3 की वैल्यू जो होती है टेन थीटा कितना होता है, 4/3 की वैल्यू 1053 डिग्री,
53 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है 53 डिग्री के बराबर होगा। अब यह वैल्यू जो है 53 डिग्री आ गई। चलो इस पे परपेंडिकुलर अब क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करो। इमेज को फॉर्म करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिए, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन को क्या करो, एक्सटेंड करो। तो इसकी डिस्टेंस के बराबर यहाँ पर भी डिस्टेंस ले लो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होंगे, तो कहीं यहाँ पर इमेज जो होगा लाई करेगा। और इसी को हमको क्या बताना है, इसी का कोऑर्डिनेट बताना है कि x, y कितना होगा। तो ये डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए तो ये डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये कितना है, 15 है। ये डिस्टेंस कितना है, 15 है ना। तो देखो इसका अगर प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे, इसका अगर प्रोजेक्शन लें, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो देखो इसका प्रोजेक्शन लेंगे इस पे तो कितना होगा, कितना होगा OB का। ये 15 है, कितना है 15, ये डिस्टेंस 15 है। तो 15 का प्रोजेक्शन लो तो ये तो 53 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 53। ये जो है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये जो होगा 37 डिग्री होगा, है ना। थोड़ा बड़ा फिगर बना लो, ऐसे इधर बना लेते हैं। देखो ऐसे, ये कितना आया है 53। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसी पे कहीं इमेज इसी लाइन पे लाई करेगी। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे कहीं इमेज होगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y हमें निकालना है। ये 53, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना है 15, तो इस 15 का प्रोजेक्शन ले लो, कितना हो जाएगा। अगर हम बोले कि ये m है तो OM बराबर कितना होगा, OM बराबर कितना हो जाएगा 15 cos 37 डिग्री। 15 cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाइड बाई cos 37 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 12। कितना आ गया 12। अब यहाँ पर 12 आ गया, तो अब बताओ यहाँ पे यह दूरी जो है, ये दूरी जो है 12 मीटर हो गई। तो ये भी दूरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये दूरी कितनी हो चाहिए 12 मीटर। यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस 48 है। यानी कि OI बराबर कितना आ जाएगा 48 मीटर। अगर इतना है 48 मीटर है, तो 48 का अब क्या करेंगे। अब ये देखो, अब ये है हमारे पास सिचुएशन, ये रहो आ गया कि एक ये लाइन है OI, क्या है OI, और जो कि 48 मीटर है, और यह कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री। तो इसका प्रोजेक्शन ले लो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 48 cos 37 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 48 होगा कि 24 होगा, 24 होगा, सॉरी, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 12 आया है ना, तो 24 होगा, 24, ठीक है। तो 24 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 24 cos 37, और यह वैल्यू कितनी होगी 24 sin 37 डिग्री। कुछ समझ में आई बात। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लो, कितना आ जाएगा 24 sin 37 डिग्री है, ये 24 cos 37 डिग्री। तो x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट दैट इज 24 cos 37 डिग्री, यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 19.2। और y कोऑर्डिनेट जो होगा वह कितना है 24 sin 37 डिग्री, यानी कि यह वैल्यू जो होगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, और यह वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, अगर इसको करें तो ये 4.8, तो ये 14.4 हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा।
तो ये होगा बी 19.2, 14.4। तो दो चीज हमने कवर करी, एक इमेज फॉर्मेशन का कि इमेज कैसे फॉर्म होगा, एंड सेकेंड, यस सही बात बोल रहे हो विकास, 24 होना चाहिए, मैंने गलत ऐड कर दिया था, मैंने सुधार दिया है, ये 24 मीटर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो हमने दो चीजें कवर करी, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कवर किया, दूसरी बात हमने कवर करी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्या बोला कि ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर और उसी लाइन को क्या करो, एक्सटेंड करो, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी ही दूरी ऑब्जेक्ट की इमेज की मिरर से होगी, और ये प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करने का ये जो है हमारा तरीका होता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको करो। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, ये पॉइंट सोर्स है एस, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल, यहां से एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ मिरर, ये सेंटर ऑफ द मिरर है, ये सेंटर ऑफ द मिरर है, ऑफ विड्थ डी, ये डी है ना। तो पूछा है कि हैंग्स वर्टिकली ऑन वॉल, वर्टिकली ऑन वॉल, अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर, यहां पर जो है आदमी जो है इधर मूव कर रहा है इस लाइन पे, है ना, एट अ डिस्टेंस 2l, यहां से डिस्टेंस कितना है 2l है, एज इट सोन द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स, इस लाइट सोर्स का इमेज यह देख सके, उसका यहां पर यह पाथ में कितना डिस्टेंस होगा, इसको हमको निकालना है। इसको एक बार हम लोग यहां पर फिगर बना लेते हैं क्लियरली जरा। देखो ये जो है मिरर है, यहां पे सोर्स रखा हुआ है, और यहां से लाइन जो है, इस लाइन पर जो है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना। अच्छा, इसका इमेज बनाना हो हमको, ये दूरी जो है हमको पता है कितनी है, यह दूरी l है, यह दूरी l है, और यह दूरी जो है यहां से लेके यहां तक यह कितना है 2l है, ये डिस्टेंस जो है d है, कितना है d। अब जो है हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं। क्या इमेज बना सकते हैं, ये सोर्स है, इस सोर्स का इमेज बना सकते हैं, यस। ये जो जितनी दूरी होगी, ये कितनी दूरी है l, उतनी ही दूरी पीछे इधर बनेगी, इधर बनेगी, यानी यहां पे कहीं इमेज बन गया, इमेज बना लिया हमने। अब जो है कहां पे देख सकता है, तो अब उसके फील्ड ऑफ व्यू में, तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यहां से लाइन ड्रॉ करो, यहां से सोर्स से क्या होगी, एक रे जाएगी, एक रे गई, यहां पे रे, एक रे निकलेंगे या बहुत सारी रे, तो यहां पर एक्सट्रीम रेज, यहां पर देखो ये रे गई। अब यह रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से आती हुई लगती है, इमेज से, तो इमेज से जाती हुई लगेगी तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से यहां से इस पॉइंट से रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो कहां से आती हुई लगेगी, इमेज से। तो ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज सीम्स टू पासिंग थ्रू इमेज, हर एक रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इमेज होता है। तो यहां पर तो ये जो चीज है, क्या जो भी, अब देखो, अब जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इमेज हम तभी दे सकते हैं जब हमारी आंख में क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज आए। तो यहां पर जो ये इमेज, यहां पर जो है एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज है ये। अब जो भी रिफ्लेक्टेड, यहां पर से लाखों करोड़ों रेज जो है इंसिडेंट हो रही हैं, बट यहां पर ध्यान से देखें तो हर एक रिफ्लेक्टेड रेज इन दोनों रेज के बीच में ही होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। यानी कि यहां पर जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उस ऑब्जर्वर को इसी लेंथ में इमेज दिखाई देगा, और कहीं दिखाई, इसके इधर और उसके उधर कहीं दिखाई नहीं देगा। चलो यहां पर जो है हम यहां पर देख लेते हैं, अगर इस ट्रायंगल को देखें, ये I है, मान लो कि ये पॉइंट जो है M है, ये पॉइंट N है, ये जो है इसको हम P लिख लेते हैं और इसको Q लिख लेते हैं, इस पॉइंट को। अब चलो देखते हैं इस ट्रायंगल में, ये AB जो है, मान लो कि AB हम ले लिए मिरर का नाम रख दिए AB। तो चलो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में IMA और INP,
triangle IAM and triangle IPN are similar triangle। होगा कि नहीं होगा? सिमिलर ट्रायंगल होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलरिटी चेक करने आनी चाहिए, है ना। सिमिलर ट्रायंगल होगा कि नहीं? देखो ये दोनों एंगल सेम होगा, है ना, होगा ना। तो इसका रेशियो जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो ध्यान से बताओ, मान लो कि अगर ध्यान से इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना, हमको क्या चीज चाहिए? अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी है? d/2 है। ये भी वैल्यू कितनी है? d/2। तो ये ट्रायंगल में देखें तो ये डिस्टेंस कितना है? l है। तो ये भी डिस्टेंस कितना है? l है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो ये l/2, अरे सॉरी, l/d/2, और मान लेते हैं कि यह दूरी कितनी है? x। तो अब लिख लेते हैं रेशियो जो होगा, क्या क्या लिखेंगे? d/2 अपॉन l, है ना, ये वाला l अपॉन x इक्वल्स टू x अपॉन, यहां से ये वाली दूरी पूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2l एंड 3l हो जाएगा ना। तो l और l कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ गया? 3d/2। तो ये x की वैल्यू, ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाला डिस्टेंस जो है कितना है? x, और यह कितना आ गया? 3d/2। लेकिन यहां से देखें तो ये वाला और ये वाला सिमेट्री अगर चेक करें तो ये और ये दोनों सिमेट्री क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। तो ये अगर x बराबर 3/2 है तो ये भी x होगा, और यह कितना होगा? 3d/2। तो टोटल लेंथ जिसमें कि वह इमेज को देख सकता है ऑन हिज पाथ, वह टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो। 3d मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वह तो PQ है, बराबर कितना है? PQ बराबर 2x बराबर 3d/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 3d। तो आंसर कितना होगा? इस पूरे का लेंथ कितना होगा? 3d। वही जो है हमको पूछा जा रहा है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे कि ऑब्जर्वर जो है इमेज को देख सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा रीजन जो है इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर जो है यहां पर इमेज नहीं देख सकता, यहां भी इमेज नहीं देख सकता, क्योंकि अब कोई भी रिफ्लेक्टेड रे उधर और या इधर नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए ये बताइए, अ पर्सन्स आई इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर which is 0.8 meter above the ground, the length of image he sees of himself। इसको बनाइए सब लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। बोलो। चलो इधर देखो, एक बात समझो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। इतना तो मालूम है कि मान लो कि ये आदमी है जिसका आई लेवल यहाँ पे है, टॉप पे है, और इसके सामने जो है एक मिरर रख दिए, उससे भी बड़ा मिरर रख दिए, है ना। तो ये पूरा आदमी जो है इसका इमेज तो पूरा दिखेगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए हमको? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए कि वह देख सके? h/2। यानी कि अगर मिरर केवल यहां से लेकर के, और इसका अगर मान ले कि ये कितना है हाइट, ये हाइट अगर h है, तो यहां से जो दूरी है और ये जो है अगर h/2 है, कितना है? h/2। तो केवल यही जो है, दिस इज h/2, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज। रिक्वायर्ड
लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज। और कितना होता है ये? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। जो भी अपना हम अगर अपना पूरा इमेज देखना हो तो हमको अपनी हाइट का आधा होना चाहिए, बट यही सफिशिएंट नहीं है। इस आधी हाइट का जो मिरर है उसकी पोजीशनिंग भी करनी चाहिए। तो पोजीशनिंग कितनी दूरी होती है? यहाँ से h/2, यहाँ से कितना होता है? h/2, है ना। मतलब ग्राउंड से h/2 मतलब हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन एबव द ग्राउंड, लोअर एंड होना चाहिए मिरर का। तो यहाँ से हाफ डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द मैन, वहाँ पर जो है मिरर का लोअर पोजीशन जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी वजह से यहाँ जो ऑब्जर्वर है वह अपना पूरा इमेज इसमें जो है देख सकता है। तो एक बात हमको यहाँ पर क्लियरली मैं बता दूँ कि जो ये आदमी है ना, अगर मान लो कि ये 6 फीट का आदमी है, 6 फीट का आदमी है, तो 6 फीट को आदमी को देखने के लिए हमको मिरर लगाना है कि वह पूरा इमेज देख सके। तो हमको कहाँ पे लगाना चाहिए? इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर मिरर लगा दो। कितना? 3 फीट का वह पूरा मिरर देख लेगा। या और 3 फीट ऊपर, 3 फीट ऊपर मतलब एबव द ग्राउंड से 3 फीट ऊपर 3 फीट लेंथ का मिरर लगा दो तो 6 फीट का आदमी अपना पूरा इमेज देख लेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर वह जो है कुछ अलग बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 1.5 मीटर तो उसकी हाइट है। अब बना लेते हैं। ये जो है ये डिस्टेंस कितनी है? h बराबर कितना है? h बराबर 1.5 है। तो इसकी आधी हाइट कहीं यहां पे होगी। अच्छा, मिरर कहीं भी कितना भी दूर लगा दो, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पर जो है मिरर जो है, यानी कि इस रीजन में अगर हम मिरर को रखें तो हम अपना पूरा इमेज देख लेंगे। लेकिन मिरर जो रखा गया है यहाँ पे वह 0.3 मीटर ही है, और बोल रहा है कि लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर एबव द ग्राउंड। अब जो 0.3 मीटर का मिरर है, अब यहां से 0.8, ये बताओ ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी होगी? 0.75 मीटर। कितना होगा? 0.75 मीटर होगा कि नहीं? और पूरा जो मिरर है, हमको मिरर जो है ये पूरा मिरर होगा तो वो पूरा इमेज देखेगा। बट बोल रहा है कि कहीं इधर 0.8 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा कहीं 0.8 मीटर यहाँ पे। यानी कि मिरर को अगर देखें तो मिरर को कहीं यहाँ से और यहाँ पर 0.3 तो कितना होगा? 1.1। यानी कि ये जो है मिरर है, इतना ही लेंथ का मिरर है। देखो ये जो रेंज है, ये तो पूरा इमेज मिरर चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए, बट यहाँ पे पूरा मिरर नहीं लगाया है। कितना लगाया है? 0.3 मीटर का ही है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो है रिक्वायर्ड रीजन है, दिस इज रिक्वायर्ड रीजन। इस रीजन में हम कहीं भी मिरर रखेंगे तो हमको इमेज दिखाई देगा। पहली बात, अगर हाफ ऑफ द हाइट लेंथ का मिरर लगाएं तो पूरी इमेज दिखाई देगी, है ना। तो जब हम रिक्वायर्ड रीजन में जब केवल इतनी जो मिरर रख रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि रिक्वायर्ड, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिक्वायर्ड रीजन, जहां पे कि हमको मिरर को पोजीशनिंग करनी चाहिए, और उसमें अगर जितनी लेंथ ऑफ मिरर है उसकी दुगुनी हमको क्या होती है? इमेज दिखाई देती है। देखो यहाँ पर h/2 लेंथ का होता है तो कितना इमेज लेंथ कितना दिखाई देता है? h। तो इस रीजन में हम कितना रखें? अगर मान लो कि 0.4 मीटर का होता तो कितना इमेज दिखाई देता? 0.8 मीटर का इमेज हमको दिखाई देता है ना। तो ये चीज, और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कि ये मिरर जो है इसी 0.3 मीटर को हम अलग अलग पोजीशनिंग कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कर रहे हैं। जैसे मैं सिचुएशनली इसको दिखा रहा हूं। जैसे मान लो कि ये आदमी है, ये रिक्वायर्ड रीजन है। एक और सिचुएशन बना लिए, है ना, यहां पे
दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जहां पे कि हमको रखना है। एक और सिचुएशन बना लिए, हाफ ऑफ द हाइट, हाफ ऑफ द हाइट, मतलब इसी रीजन में हमको मिरर को रखना है तो क्या होगा, इमेज दिखाई देगा। अब देखो 0.3 मीटर, ये तो दूरी पक्का कितनी है, 0.75 मीटर। ग्राउंड से जो दूरी है लोअर पॉइंट ऑफ मिरर की 0.75। अच्छा मान लो कि यहां पे मिरर हमको रख दिया हो और यह 0.3 मीटर है, तो लेंथ ऑफ इमेज यहां पे मान लो कि यहां पे रख दिया हो, यहां पर बोल रहा है कि यह 0.8 मीटर ऊपर रखा है और मिरर ऐसे रखा हुआ है, यह भी कितना है 0.3 मीटर। अब एक जो है मिरर ऐसे रख दो, ये 0.3 मीटर है और यहां से यह दूरी जो है कितनी है 1.2 मीटर। कितनी है, मतलब 0.3 मीटर का हमने रिक्वायर्ड रीजन में हमने अलग अलग पोजीशन रख दिया। एक बात तो तय है कि लेंथ ऑफ इमेज जो दिखाई देगा इस आदमी को, वह इसके हाइट के या इसकी लेंथ की दोगुनी होगी, डबल होगी। तो कितना आंसर, लेंथ ऑफ इमेज जो होगा हर एक केस में क्योंकि रिक्वायर्ड रीजन में है तो कितना होगा 0.6 मीटर, इतना तो तय है। अब पोजीशनिंग अलग अलग करने से क्या, देखो लोअर इंड अगर यहाँ पे है तो लोअर इंड से इसको फुट दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है, फुट। और अगर बीच में है, मतलब लोअर इंड यहाँ पे नहीं है, अगर बीच में है कहीं, तो ना तो अपर इंड दिखाई देगा, ना तो उसका हेड दिखाई देगा, ना तो मतलब हेयर भी दिखाई नहीं देगा और ना ही उसका फुट पॉइंट दिखाई देगा। इसमें जो है अपर पॉइंट ऊपर है, एक्सट्रीम पॉइंट पर है रिक्वायर्ड रीजन के, तो यहां पर हेयर दिखाई देगा, फुट दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर जो होगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। अब मान लो कि एक सिचुएशन मैं ये ले लेता हूं, ऐसा ले लेता हूं, एक सिचुएशन ऐसा ले लेता हूं कि मैं ऐसे मिरर लगा देता हूं, ये मिरर लगा दिया और इस मिरर का लेंथ जो है बोल रहा है कि इस मिरर का लेंथ जो है बोल रहा है कि 0.5 मीटर है। कितना है 0.5 मीटर। और यहां से लेके यहां तक जो है, ये ग्राउंड से ऊपर जो इसकी दूरी है यहां से यहां तक, ये बोल रहा है कि ये 0.8 मीटर है। कितना है 0.8 मीटर, ठीक है। और यहां से जो है, नहीं 0.8 नहीं, ये 0.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये भी 0.5 मीटर हो जाएगा। तो जरा बताना ये कितना बचेगा, ये लेंथ कितनी होगी, रिक्वायर्ड रीजन में कितना लेंथ बचा। देखो इसको काउंट कर लो, 0.5 इधर, ये पूरा कितना होना चाहिए 7.5, अरे सॉरी 0.75 मीटर। ये आधी लेंथ है ना, यहाँ से लेके 0, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है डिस्टेंस जो है वह कितना है, अगर ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 0.5 मीटर ऊपर है, 0.5 मीटर नीचे है। तो यानी कि ये जो होगा कितना होगा 0.25 मीटर लेंथ ऑफ मिरर ही केवल रिक्वायर्ड रीजन में है। मतलब इतना मिरर ही रिक्वायर्ड रीजन में है, तो यहां से इमेज जो हमको दिखाई देगी वह कितनी होगी 0.5 मीटर। मतलब जो भी रिक्वायर्ड रीजन में लेंथ ऑफ मिरर होगी उसकी डबल हमको दिखाई देगी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको कीजिए। इन फिगर सोन अ लाइट रे 1 आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M1 स्ट्राइक्स अनदर मिरर M2 एंड रिफ्लेक्टेड एज रे 2
इफ एंगल बिटवीन M1 एंड M2 इज 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है, ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, और बोल रहा है कि अगर 60 डिग्री है देन फाइंड आउट द एंगल थीटा। ये वैल्यू पूछ रहा है कि इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए बताइए, ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े हो, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे मान लो कि ये कोई प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, यहां से इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है एट एंगल आई, है ना। तो यह अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो यह रे किधर जाती, सीधे ऐसे चली जाती, बट मिरर होने की वजह से यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रे इधर जाती, बट मिरर होने की वजह से ऐसे चली गई, तो ये इतना डेविएट कर गई, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कितना होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, पाई माइनस 2i, पाई माइनस, क्योंकि ये भी एंगल जो होगा वह किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो दूसरी बात, अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई भी मिरर हो, कॉन्सेप्ट है दिमाग में रखना है कि कोई भी दो मिरर हैं, है ना, ऐसे, और ये एंगल थीटा है, तो यहां पर जो है एक रे जो है ऐसे आ रही है, अब कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई, आई पे, है ना, कुछ भी, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह क्या होगी, यहां पर जाएगी, और फिर यहां पर नॉर्मल डालें तो ये फिर क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बोल रहा है कितना डेविएशन हुआ, एक तो डेविएशन यहाँ पे हुआ, एक तो डेविएशन डेल्टा 1 यहाँ पे हुआ, और दूसरा डेविएशन जो होगा डेल्टा 2 यहाँ पे होगा। तो नेट डेविएशन जो होता है, नेट डेविएशन, वह नेट डेविएशन कितना होता है, नेट डेविएशन जो होता है वह 2 थीटा के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नेट डेविएशन, सक्सेसिव डिफ्लेक्शन जो है, डेविएशन जो है वह डिपेंड नहीं करता, तो 2 थीटा मतलब जो भी एंगल होगा, है ना, वह 2 थीटा के बराबर होगा। दूसरी बात, जो यह एंगल है क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करें, ये इंसिडेंट रे पहला, मतलब जिस पर इंसिडेंट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, M1, तो M1 से M2 की तरफ मूव करो, कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नेट डेविएशन होगा, है ना। अब इसी में देख लेते हैं, अब यहां पर देख लेते हैं हमारे पास सिचुएशन क्या है। हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये दो मिरर है, ये जो है दो मिरर है, ये मिरर जो है 60 डिग्री पे है, और यहां पे ये बोल रहा है कि एक रे जो है यहां पे आ रही है, एक रे जो है ऐसे रे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल डालो, ये रे ऐसे आएगी, है ना, और यहाँ पे फिर नॉर्मल डाल दो, तो ये रे जो है ऐसे जा रही है। तो बोल रहा है कि यह एंगल जो होगा कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ये जो है नॉर्मल है ना। तो हमको इतना पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वह 2 थीटा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कि देखो रे जो है ऐसे आ रही है, ऐसे, है ना, और रे जो है एक्चुअली ऐसे चली गई। अगर ध्यान से देखें तो ये रे जो है ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई है। फाइनली कैसे चली गई है, ऐसे देखो, ऐसे जा रही थी और फाइनली ऐसे चली गई। तो इसको, इस रीजन को हमने यहाँ पे बना लिया, और यह एंगल कितना दे रहा है, थीटा दे रहा है। कितना दे रहा है, थीटा। अब दूसरी बात, तो नेट डेविएशन, तो देखो रे जो है यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि नेट डेविएशन जो होगा, नेट डेविएशन कितना होगा, नेट डेविएशन 2 थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 मिरर कितना है, थीटा 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 120 डिग्री। यहां पर जो मैंने थीटा लिखा हुआ है, यहां पर थीटा जो है 2 थीटा लिखा हुआ है, दिस इज द एंगल बिटवीन द मिरर।
तो यहाँ पर 2 थीटा मैंने लिख दिया, तो 120 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री यहाँ पे जब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये तो पता चल गया कि नेट डेविएशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 120 डिग्री होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? तो देखो ये पहला जो है मिरर किस पे, रे किस पे इंसिडेंट कर रही है? इस पे। तो ये क्या लिख लेंगे? इसको M1 लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? M2। तो अब M1 से M2 की तरफ मूव करो। M1 से M2 कौन सा डायरेक्शन है? इस मिरर को घुमाओ M1 को M2 की तरफ, तो क्लॉकवाइज में आएगा, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर होगा। और 360 में से घटा दो तो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों आंसर सही हैं, है ना। अब हमको बात कर रहा है यहाँ पर देखो 120 डिग्री, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा रही है रे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा है? ये एंगल कितना है? यह एंगल कितना बता रहा है? 120 डिग्री। रे ऐसे जा रही थी और ऐसे डेविएट कर गई है, तो क्लॉकवाइज डेविएट की है, बोल रहा है यहाँ पर 120 डिग्री। तो यह एंगल कितना है? 120 डिग्री क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो, तो ये एंगल 120 डिग्री, तो यह एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अरे बोलो कितना होगा? 60 डिग्री। नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। किसी को समझ में आया? नेट डेविएशन जो है, मैंने बताया था कि नेट डेविएशन जो है, मैंने क्या बोला? नेट डेविएशन क्या बोला कि देखो, जैसे मान लो कि ये दो मिरर है, कोई भी, ये कोई भी मिरर है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ पर रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है। अब यह एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कितना है? I। अच्छा, यह रे अगर मिरर नहीं होता तो कहाँ पे आती? यहाँ पे, लेकिन यह मिरर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल डाल लो, और फिर रे जो है ऐसे चली जाएगी ना। तो यहाँ पर जो यह रे जा रही है, ये जो है यहाँ पर भी फिर से तो हुआ ना, फिर से डेविएशन हुआ। एक डेविएशन यहाँ पे हुआ, ये कितना है? Δ1। तो नेट डेविएशन कितना होगा? नेट डेविएशन कितना होगा? वह Δ1 प्लस Δ2 होगा। और यह कितना आता है? मैं रिजल्ट बता रहा हूं, कितना आता है? 2 थीटा। लेकिन 2 थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, है ना। अब जो है इस 2 थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि एक जो लाइन है, ये लाइन ऐसे आ रही है और मुड़ करके अगर ऐसे चली गई है ना, तो इसको हम दो तरह से काउंट कर सकते हैं। या तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और ये जो डायरेक्शन हम मूव कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 थीटा जो होगा वह कौन सा डायरेक्शन होगा? ये 2 थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? तो 2 थीटा का डायरेक्शन ये बोल रहा है कि जिस पे पहला इंसिडेंस मिरर पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस मिरर पे हो रहा है फर्स्ट इंसिडेंस, इसको क्या मान लो? M1। अब इस M1 को किधर ले जाओ? जो बाकी मिरर है M2, ये M2 हो जाएगा। तो M1 को M2 की तरफ ले जाओ। किधर जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। इसको रोटेट करो। किधर जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यह 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज आंसर होगा। 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज आंसर होगा। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर जो है यूज किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, अब ये ध्यान में रखनी है बात कि यह रे जो है कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। नेट डेविएशन 2 थीटा। एंगल कैसे? इसका एंगल क्या होना चाहिए 2 थीटा का? मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन वह होगा जो फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मिरर होगा। टेक M1, the mirror will be taken as M1 on which first incident occur। इस पे M1 ले लो। तो फर्स्ट इंसिडेंस पहले किस पे हो रहा है? इस पे, तो M1 लिख लो। अब M1 को रोटेट करो M2 की तरफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी 2 थीटा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यह ना, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर होगा, अब देखो
यानी कि अब ध्यान से देखो, ये रे जो है इसको मैंने बनाया कि ये रे ऐसे आ रही थी और ऐसे चली गई, तो डेविएशन तो जो हुआ, और बोल रहा है कि कितना, देखो 60 डिग्री है तो 2 थीटा मतलब 120 डिग्री। डायरेक्शन किस पे पहला इंसिडेंस हो रहा है, M1 पर, इस पे, तो M1 को अब इधर ले आओ तो कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा ना, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। अब यहां से 120 डिग्री क्लॉकवाइज को लेते हुए अब इसको कहां पे चले जाएंगे, कहां पे चले जाएंगे, 120 डिग्री क्लॉकवाइज जो है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर ध्यान से देखो, इस रे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो ये होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा यहां से लेके ये वाला एंगल, दैट एंगल विल बी 120 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, जो कि हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। चलो इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन को बताएं सब लोग, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। बोले, बताए सब लोग कितना इमेज बनेगा। 1 मिनट जो है मैं इसमें कुछ हेल्प कर देता हूं, क्या चीज, कि टू फाइंड आउट, फॉर्मूला सबको याद होगा, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, है ना। अगर 2 मिरर इंक्लाइंड पे रखे गए हैं तो हम लोगों को क्या चीज कैलकुलेट 360 बाई थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, है ना। अगर यह क्या आया, इवन इंटीजर, अगर इवन आया 360 बाई थीटा, अगर इवन आया, है ना, ऐसे लिख लेते हैं कि इफ 360 बाई थीटा is equals to m is equals to n, then n equals to number of image, and number of image जो होगा, if m जो होगा इवन होगा, क्या होगा, इवन, then number of image जो होगा वह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज m-1। जैसे यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, हर एक 2 को लेकर के चलो, ये 2 मिरर हैं, ये भी 2 मिरर हो गया, ये भी 2 मिरर हो गया, है ना, लेकिन कंबाइंड वे में इनको रखा गया है। अब कंबाइंड वे में रखा गया है तो कितना इमेज बनेगा हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर से, जो पेयर ऑफ द मिरर्स हैं उन पेयर ऑफ मिरर से कितने इमेज बनेंगे, तो उन पेयर ऑफ इमेज से अगर इमेज हमको बनाना है तो कैलकुलेट करें कितना, 360 बाई थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये आएगा, तो m की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 6 आएगी, तो नंबर ऑफ इमेज n जो होगा वह m-1 होगा, यानी कि 5 हो जाएगा। एंड इफ अगर m जो है अगर वह ऑड है, अगर ऑड है तो n जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m, दैट विल बी इक्वल टू m। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर जो है अब ऑड आता है ना, तो ऑड आता है तो इसमें 2 बातें हो जाती हैं, ऑड आता है तो 2 बातें हो जाती हैं, n की वैल्यू m भी होती है और m-1 भी। ये तब हो जाता है जब बाइसेक्टर पे हो, किस पे हो, बाइसेक्टर पे, और ये जो है मतलब असिमेट्रिकल रखा गया हो, असिमेट्रिकल। जब ऐसा इमेज, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब n जो होगा m होगा, बट बाइसेक्टर पे हो तो m-1
1 हो जाएगा। ये तरीका है। तो यानी कि हम अगर बात करें तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ इमेज इस मिरर से और इस मिरर से जो टोटल नंबर ऑफ इमेज होंगे दैट विल बी 5, और 5 होंगे तो वह 5 हम लोग जानते हैं कि वह एक सर्कल पे लाई करते हैं। किस पे लाई करते हैं? सर्कल पे, है ना। तो हर एक जो होंगे, हर एक का इमेज जो अगर ड्रॉ करेंगे तो वह क्या होगा? सर्कल पे लाई करेगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट एंड इमेज है ना, ऐसे थोड़ा और इसको टोटल 5 इमेजेस बन रहे हैं हर एक पेयर से। तो जो 5 इमेज बनेंगे ना, तो देखो 1, 2 और 3 इमेज जो होंगे कोइंसाइड कर जाएंगे। टोटल इमेज जो होंगे कितने बनेंगे? 15। कितने बनने चाहिए? 15। इस पेयर ऑफ मिरर से, इस पेयर ऑफ मिरर से और इस पेयर ऑफ मिरर से टोटल कितने बनेंगे? इससे 5 बनेंगे, इस पेयर ऑफ मिरर से, इस पेयर ऑफ मिरर से 5, 10 और इस पेयर ऑफ मिरर से 5 और 15। लेकिन 15 में से अगर देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर 3 इमेजेस जो होंगे दे विल बी कोइंसाइड, और कोइंसाइड होने की वजह से हम उनको एक ही इमेज काउंट करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इमेजेस रिड्यूस होकर के कहाँ पे आ जाएंगी? 12 पे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 12। मैं जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को, चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है छोड़ के जा रहा हूँ, उसको कैलकुलेट करके आप लोग जो है उसको बना करके नेक्स्ट क्लास में उसको बना करके आना है ना। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, एंड थर्ड वन क्वेश्चन ये जो है थर्ड क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन, है ना। ये 4 क्वेश्चन जो है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। उसको आपको कर लेना है ना। नेक्स्ट क्लास में जब भी मौका मिलेगा मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।